नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नेटो के बारे में। यूक्रेन और रूस के बीच में जब से युद्ध चल रहा है तब से एक टॉपिक आपके सामने आ रहा होगा कि वास्तव में नेटो है क्या। तो आज पूरे इस वीडियो में 5-7 मिनट के इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेटो क्या है, नेटो की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना कब की गई और आखिर रूस के साथ नेटो की दुश्मनी क्या है, क्यों आखिर नेटो के कंट्रीज जो हैं वो रूस के खिलाफ रहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें नेटो का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है अंतर सरकारी, मतलब एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच यदि कोई संबंध हो तो उसको इंटर गवर्नमेंटल कहते हैं। अब ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दो देश की सरकारों के बीच में या दो से अधिक देश की सरकारों के बीच में जब मिलिट्री के लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे कुछ कोऑपरेशन हो रहा हो, कुछ साझेदारी हो रही हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बात है। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना हुई। अब समझते हैं कि आखिर क्यों इसकी स्थापना हुई, इसके पीछे क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले समझिएगा कि नाटो की स्थापना इसलिए हुई थी कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड, विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, दूसरा विश्व युद्ध, तो उस समय पूरे विश्व में दो सुपर पावर इमर्ज हुए थे, दो महाशक्तियां आई थी। और उस महाशक्ति में एक कौन है? एक है यूएस और दूसरा है यूएसएसआर। यूएस का मतलब अमेरिका हो गया और यूएसएसआर का मतलब अगर हम आज बात करें तो रसिया की बात कर सकते हैं। हालांकि यूएसएसआर में बहुत सारी कंट्रीज थी, तो ये सोवियत यूनियन के नाम से इसको जाना जाता था। अब देखिए, जैसे ही ये युद्ध समाप्त होता है, दो सुपर पावर इमर्ज होती हैं। अब दोनों सुपर पावर का लक्ष्य क्या होगा कि दुनिया पर कंट्रोल करना, दुनिया के मिलिट्री पर कंट्रोल करना, दुनिया की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल करना और अपनी बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, अपने पक्ष में ज्यादा राज्यों को एकत्रित करना। तो जैसे ही ये समाप्त होता है तो यूएस जो है वो पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और यूएसएसआर जो है वो साम्यवादी है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कम्युनिस्ट। तो कम्युनिज्म और यहां पे कैपिटलिज्म दोनों के बीच में एक जंग टाइप का होने लगा। जंग क्यों होने लगा? देखिए, साम्यवादियों का लक्ष्य अलग है, पूंजीवादियों का लक्ष्य अलग है। साम्यवादियों का कहना है कि जितना भी स्टेट में जो भी चीजें हो रही हैं सब की सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, जबकि कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल नहीं चाहते हैं। समझ में आ रही होगी आपको बात। 1945 से 90 के बीच का जो समय था, यह शीत युद्ध का समय था, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। यह समय ऐसा था जिसमें कि कोल्ड वॉर हो रहा था किसके किसके बीच में? तो दुनिया जो दो धड़ों में बढ़ चुकी थी, एक तीसरा धड़ा भी था जिसको हम NAM नैम के नाम से जानते हैं, नैम जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। तो दुनिया 3 धड़ों में बट गई है। एक धड़ा है जो पूंजीवादी मानता है, जो यूएस की समर्थन में है, दूसरा है यूएसएसआर की लीडरशिप में, और तीसरा है NAM जिसको हम गुट निरपेक्ष कहते हैं, जो न तो इस तरफ है न तो इस तरफ है, वो बीच में है। अब यहां पर क्या होता है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएस, अमेरिका की लीडरशिप में क्या होता है, कम्युनिज्म की जो शक्तियां हैं इसको काउंटर करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया जाता है, जिसको हम आज नेटो के नाम से जानते हैं। ये नेटो ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रुसेल्स में है। और 4 अप्रैल 1949, आप देख सकते हैं पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा है और उसी समय इसकी स्थापना की जा रही है अमेरिका के लीडरशिप में। ठीक है। अब 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है। यूएसएसआर में बहुत सारे देश होते हैं, वो टूट जाते हैं। लेकिन क्या जिस समय नेटो बना था उस समय यूएसएसआर ने इसकी तैयारी नहीं की कि कोई दूसरा संगठन बनाया जाए? तो उसने भी बनाया, उसको हम कहते हैं वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं। वार्सा पैक्ट 1955 में बनाया गया रूस के द्वारा, और इसका काम क्या था? ये नेटो का काउंटर पार्ट था। आप कह सकते हैं कि नेटो को काउंटर करने के लिए रूस ने क्या बनाया, यूएसएसआर ने क्या बनाया? वार्सा पैक्ट लाया। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे देश थे, जैसे कि अल्बानिया था, 1968 में ये आउट हो गया। 1990 में पोलैंड भी आउट हो गया, 1990 में ईस्ट जर्मनी आउट हो गई और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी दोनों एक हो गए। फिर 1990-91 का समय आता है जबकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब यूएसएसआर समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। यूएसएसआर जैसे ही टूटता है, सोवियत यूनियन जैसे ही टूटता है, अपने आप वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो जाता है, आप ये कह सकते हैं। अब इस समय क्या बचा दुनिया में? केवल और केवल नेटो बचे। शुरुआत में कुछ 12 देश थे, बाद में देश बढ़ते चले गए। अब बात हम करें कि आखिर नेटो का काम क्या बचा जब यूएसएसआर टूट गया है, जब साम्यवादी शक्तियां जो एकजुट हुई थी, जो दूसरा एक गुट बना था यूएसएसआर का, ये जब टूट गया है, तो अब नेटो का काम क्या बचा? तो नेटो का काम अब भी बचता है। नेटो का काम क्या बचता है? पहली चीज है कि मिलिट्री सिक्योरिटी,
इस पर वो फोकस करता है। जो देश उससे जुड़े हुए हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी सोवरेनिटी, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, ये किसका काम है? नेटो का काम है। एंटी टेररिज्म की स्क्वाड के रूप में ये डेवलप हुआ, मतलब आतंकवाद के विरुद्ध यदि कहीं युद्ध होगा तो उसमें भी नेटो बढ़ चढ़ के भाग लेगा। तीसरी चीज है कि सेफ गार्ड और कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है जितने देश हैं नेटो में, जितने मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से किसी एक पर भी अगर अटैक होता है तो माना जाएगा कि वो पूरे के पूरे नेटो पर अटैक हो रहा है। पूरे के पूरे नेटो पर अटैक हो रहा है, मतलब आप कह सकते हैं अटैक अगेंस्ट वन इज इक्वल टू अटैक अगेंस्ट ऑल। एक के खिलाफ युद्ध का मतलब है पूरे नेटो ग्रुप के खिलाफ युद्ध हो जाना। तो अब हम बात करते हैं, इस मैप के माध्यम से आप देखने की कोशिश करिए कि क्या है नेटो। तो वास्तव में नॉर्थ अटलांटिक ओशन आप देख सकते हैं, ये उत्तरी अटलांटिक ओशन है और ये दक्षिणी अटलांटिक ओशन है। यहां पर ये जो यूरोप की कंट्रीज हैं, यहां पे जो यूरोप की कंट्रीज हैं आप देख सकते हैं, यहां एशिया है, एशिया में रशिया भी आता है और रशिया में उसमें आप देख सकते हैं यहां पे, यहां से यहां तक रशिया है और ये कनाडा है और ये यूएसए है। यहां पर ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है इसके इधर नॉर्थ अमेरिका है और इसके इधर यूरोप है। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में इन दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक संगठन बना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेटो का काम यह बचता है कि नेटो ट्रांस अटलांटिक लिंक है, मतलब अटलांटिक ओशन के इस पार और अटलांटिक ओशन के इस पार के देशों को जोड़ने का एक लिंक का काम करता है। और किस तरह का कोऑपरेशन है इनके बीच में? तो इनके बीच में मिलिट्री का कोऑपरेशन भी है और पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी है। इनके लक्ष्य क्या हैं ये मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप समझिए इंटरनेशनल पीस को भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। कैसे? देखिए, यहां जैसे भी कोई युद्ध होगा, जो भी नेटो की कंट्रीज हैं उनके खिलाफ अगर कोई युद्ध कर देता है तो एक देश पर आक्रमण करने का मतलब है पूरे नेटो मेंबर्स एक साथ हो जाएंगे और उस देश के खिलाफ आक्रमण करेंगे। अब हम बात करें कि यूक्रेन के मामले में नेटो चुप क्यों है। तो पहली बात कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। लेकिन यूक्रेन और नेटो के बीच में रिलेशंस काफी पहले से चले आ रहे हैं, 90s से ही चले आ रहे हैं। 2008 में ऐसा हुआ था कि कुछ बात हो रही थी कि इसको मेंबर बनाया जाए। उस बीच में फिर आगे 2010 में वहां पे चुनाव हो गए। तो 2010 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे तो जो सरकार आई उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद से 2019 में वहां पे एक संविधान संशोधन किया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस बात को मुख्य रूप से लिखा गया, मतलब इस चीज को, इस लक्ष्य को परिभाषित किया गया कि आगे चलकर यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य बनेगा। अब आप समझिए कि यहां पर है यूक्रेन और यहां पर है रशिया। जैसे ही यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य बन जाएगा तो यूक्रेन इन 28-29 देशों के बीच में आ जाएगा जो इसके मेंबर हैं। अब इन देशों के साथ जब यूक्रेन आ जाएगा तो अगर यूक्रेन पर रशिया कभी अटैक करता है तो रशिया के खिलाफ ये सारे कंट्रीज एकजुट हो जाएंगे। अभी हालांकि ऑफिशियली रूप से यूक्रेन नहीं है, मगर बात ऐसी चल रही थी और ऐसा भरोसा भी यूक्रेन को दिलाया गया था कि तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। लेकिन इस समय जब युद्ध शुरू हो गया है तो यूक्रेन से नेटो कंट्रीज ने अपना हाथ युद्ध के मामले में एटलीस्ट पीछे खींच लिया है। फाइनेंशियल सैंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, ट्रेड सैंक्शंस हो रहे हैं, उनका एक अलग डिप्लोमेटिक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि वॉर करना, मैन टू मैन वॉर करना, यहां पर देश पीछे हट रहे हैं। अब यहां पर समझिएगा, यूक्रेन जो है यहां है और यहां पर है यूएसए। यूएसए जो है वही लीडर है नेटो का। शुरुआत में यूएसए ने ही इसकी लीडरशिप की। क्योंकि पूंजीवादी चीज को, पूंजीवादी कैपिटलिज्म को मानने वाले देशों का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सिनेरियो है। और उसी समय जो साम्यवादी थे, जो कम्युनिस्ट थे, उनका लीडर था रूस। अब रूस से भी कुछ चीजें, जैसे अल्बेनिया, यहां पे मैंने कहीं लिखा था ना अल्बेनिया, ये देखिए अल्बेनिया, जब ये आउट होता है वार्सो पैक्ट से तो ये जाके फिर जुड़ जाता है किससे? नेटो से। तो नेटो में धीरे धीरे जो वार्सो पैक्ट के मेंबर्स थे वो भी जुड़ने लगे नेटो से। अब रूस को इस बात से दिक्कत होने लगी कि अगर सारे के सारे कंट्रीज उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो इसके ऊपर अटैक हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो रूस ने अटैक किया यूक्रेन पर और यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर होता तो अटैक अगेंस्ट वन इज इक्वल टू अटैक अगेंस्ट ऑल। इस कॉन्सेप्ट आर्टिकल 5 है इनका, आर्टिकल 5 जो इनका है नेटो का, उसके तहत ये है। तो अगर ऐसा हो जाता तो ये दिक्कत हो जाती रूस को। इसीलिए रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया कि अभी तुम जुड़ोगे, कब नहीं जुड़ोगे, उसके पहले ही तुमको निपटा देते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट था रूस का। तो कुल मिलाकर ये था नेटो के बारे में एक शॉर्ट वीडियो में जो कुछ बताया जा सकता था, जो कि इंपॉर्टेंट था आपको समझने के लिए, वो मैंने बता दिया है। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।